हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लेकर आए क्लास 11 के लिए। क्लास 11 का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। कोशिश करेंगे इसको अच्छे से हिंदी में भी एक्सप्लेन करें। चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत। तो ये वीडियो क्लास 11 के लिए है, तो क्लास 10 का अपन बेसिक नॉलेज के साथ शुरुआत करेंगे कि क्लास 10 में बच्चे पास आउट होने के बाद 3 ऑप्शन बचते हैं। आफ्टर क्लास 10 3 ऑप्शन बचते हैं। क्या क्या? आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं उनको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। सिंपल सी बात है। साइंस में मैथ एंड बायो ऑप्शनल होते हैं। मैथ एंड बायो ऑप्शनल होते हैं, बट साइंस सभी को पढ़नी पड़ती है। अब अपन साइंस के बारे में डिटेल में बात हैं। पहले साइंस क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो साइंस, व्हाट इज साइंस? आर्ट्स कॉमर्स जो बच्चे लेना चाहते हैं वो यूट्यूब पे दूसरे टीचर्स की अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ी है, वो देख लें। आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, बड़ा शॉर्ट कर दो। आर्ट्स के अंदर क्या होती है? इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य आदि विषय इसमें आते हैं सारे। कॉमर्स के अंदर आता है अपने अकाउंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर, मैथ्स आदि। साइंस के अंदर आते हैं अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। इसी का चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। इसको ध्यान से देखते हैं अपन कि फिजिक्स से पहले किसको पढ़ना पड़ेगा? साइंस को। तो व्हाट इज साइंस और साइंस के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करती है फिजिक्स? तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर अपन फिजिक्स पे आते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेने की कोशिश करूंगा क्लास को। शुरुआत करते हैं। विज्ञान क्या होता है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। knowledge from
चेन स्टडी ऑफ नेचर knowledge from chain study of nature and experimentally proved knowledge from chain study from nature and experimentally proved and well classified is known as। दोस्तों ये तो हुई साइंस की डेफिनेशन। नॉलेज फ्रॉम चेन स्टडी ऑफ नेचर, जो नेचर है उसकी चेन स्टडी क्या कहलाती है? चेन स्टडी यानी कि लगातार अध्ययन। यानी अगर अपन मान लो किसी पेड़ के बारे में रीड कर रहे हैं तो पहले पेड़ की जड़ के बारे में पढ़ा, उसके तने के बारे में पढ़ा, फिर उसके जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा, बाहरी आवरण के बारे में पढ़ा, पत्तियों के बारे में पढ़ा, क्या है, कैसे श्वसन करता है, पानी कैसे दी जाती है, पेड़ के बीज कैसे दिया जाता है, सबके बारे में पढ़ना चेन स्टडी के थ्रू। लगातार एक चीजों के बारे में पढ़ना। उसके बाद में जो जो नॉलेज प्राप्त हुई है, साइंस के अंदर द मोस्ट चीज है उसको क्या करना पड़ता है? प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है? चेन स्टडी। सेकंड स्टेप क्या है? प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंट। थर्ड उसके बाद में आता है क्लासिफाइड द नॉलेज। यानी कि जैसे बुक में चैप्टर होते हैं, वन चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो उसे उनको वेल क्लासिफाइड करना पड़ता है। वेल क्लासिफाइड नॉलेज इज साइंस। तो ये तो हुआ साइंस के बारे में। साइंस क्या होता है? साइंस और फिजिक्स दोनों लगभग एक ही होते हैं। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद आते हैं अपन टाइप ऑफ साइंस या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस बोल सकते हो। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है, इतने डीप में कोई नहीं करवाने वाला। उसके बाद अपन साइंस की क्लासिफिकेशन पर आते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइंस। या विज्ञान दो तरह की होती है। बेसिकली अपन साइंस का क्लासिफिकेशन बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है, अपन छोटे लेवल पे कर रहे हैं। जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ये खुद आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड है। अब सबके बारे में अपन शॉर्ट स्टडी और करेंगे। जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। ये वीडियो द इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 11 के लिए, कभी मिस मत करना। इसमें पूरा लेक्चर कवर है। जंतु विज्ञान के बाद में अपना अगला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। उसके बाद में यहाँ पर है
भौतिकीय विज्ञान। फिजिकल साइंस। तो कुछ दो पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है अपना भौतिक, जिसको अपन बोलते हैं फिजिक्स। सेकेंड अपना रसायन, जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। अपन सब के बारे में जाने क्या होता है क्या नहीं। जो बच्चे साइंस लेते हैं उनको ये दोनों तो श्योर पढ़ना पड़ेगा। साइंस बच्चे जो भी लेते हैं उनको ये पढ़ना पड़ेगा। इनमें डिवाइड होता है कि जीव विज्ञान किसको पढ़ना पड़ेगा, मैथ किसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं हेडिंग यूज कर रहा हूँ। अब आती है बात की मैथ की। सर मैथ कहाँ पे है? वो भी तो साइंस का पार्ट है। तो मैथ का पार्ट साइंस है, साइंस का पार्ट मैथ नहीं है। मैथ्स यानी गणित से सारा विज्ञान उत्पन्न हुआ है। उसके बाद में विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिजिक्स खुद बहुत लंबी चौड़ी वेल डिफाइंड क्लासिफाइड हो रखी है। पहले सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, जीव विज्ञान के अंदर अपन क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन। शॉर्ट में लिख लो सबका, क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन। या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में मैं आता हूँ विस्तार होके। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, अपन अब इस टॉपिक पर आने वाले। एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फर्स्ट नाम था जीव विज्ञान। विभिन्न प्रकार के जीवों के अध्ययन की शाखा, जिसमें जंतु व पादप दोनों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों के अध्ययन की शाखा, जिसमें जंतु एवं पादप दोनों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी। इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी में भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मीडियम मैटर ना करे अच्छे से। The branch of science in which we study both plants and animals and living beings। एनिमल्स मत करो, प्लांट्स एंड एनिमल्स ही। एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस। The branch of science in which we study plants and animals, including humans, is called biology. अब आता है इसका फर्स्ट टाइप का जंतु विज्ञान।
In this branch, we study about only animals and humans, not plants. विज्ञान की इस शाखा में हम केवल विभिन्न जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसी का सेकंड नाम है, सेकंड टाइप है इसी का सेकंड टाइप है वनस्पति विज्ञान। इसमें केवल पादपों का अध्ययन किया जाता in this branch of science we study about only plants, not animals. अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट और इसको नोट करोगे। जहां तक संभव हो सका मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अब ये अपन साइंस का ही क्लासिफिकेशन वेल डिफाइंड वेल मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अच्छे से नोट करोगे, उसके बाद में अपन आगे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है? तो फिजिकल साइंस और कुछ नहीं, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का एडिशन है। तो अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंडिविजुअल डेफिनेशन लिखेंगे। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रसायन विज्ञान इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों उनकी संरचना उपयोग व विभिन्न प्रकार के रसायनों उपयोग व सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। सूत्रों का अध्ययन किया जाता, साथ ही एक रसायन का दूसरे रसायन
में अंतः परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। In this branch of science, we study about all kind of chemicals, their structure and formation। केमिस्ट्री के अंदर इस चीजों का रीडिंग होता है। अब अपन आते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स कुछ नहीं है, भौतिक विज्ञान। बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन, बड़ी ही शानदार चीज है। प्रकृति का अध्ययन। वह उसमें घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का आकलन भौतिक विज्ञान कहलाता है। Short and sweet, the study about and natural phenomena is known as the study about nature and natural phenomena is known as physics। ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्यारी प्यारी डेफिनेशन है। इन सबको नोट करो, इनका स्क्रीनशॉट लो। अब अपन आते हैं फिजिक्स। जैसे नेचर का स्टडी किया, उसमें भूकंप आई, बाढ़ आई, कहीं पे तूफान आया, मौसम से रिलेटेड खबरें हो गई, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण खबरें हो गई, ओजोन लेयर में जो छेद होता है यूवी रेस के कारण वो हो गई, वो सारे अपन इस फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मेनली अपना टॉपिक यह है। तो साइंस को इतने वेल डिफाइन करते 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 अपन अपने सब्जेक्ट तक पहुंचे। तो क्या अपने सब्जेक्ट को भी और डिफाइन किया जा सकता है? हाँ, तो अपने सब्जेक्ट को भी साइंस की तरह क्लासिफाइड किया जा सकता है। अपन उसको भी करने वाले टीम में। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। दोनों लैंग्वेज के लिए वीडियो अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में वीडियो अवेलेबल है। आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। अब मैं आपको फिजिक्स की तरफ लेके जाता हूँ। क्या है, मैंने बताया द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। अब अपन चलते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स कितने टाइप की है वो करते हैं। अब अपन आते हैं, बात करते हैं फिजिक्स के टाइप। जैसे अपन ने साइंस का क्लासिफिकेशन किया, वैसे ही अपन करेंगे फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। फिजिक्स को खुद को दो भागों में बांटा गया है।
क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर अपन बात तो कर ली उसकी डेफिनेशन की, उसके अंदर क्या क्या रीड करने वाले हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर रियल में एग्जैक्टली अपन क्या रीड करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स को कहते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। ऐसे ही क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी यानी चिर सम्मत भौतिकी। अब अपन इसके अंदर यानी कि थोड़ी पुरानी है वो नहीं है, इसको कह सकते हैं अपन, और इसका एक और नाम ओल्ड फिजिक्स, इसका एक और नाम आ गया न्यू फिजिक्स। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे डिस्कवर किया, उसके बेसिस पे इसके नाम दे दिए। तो इसके अंदर अपन क्या क्या स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टडी करेंगे अपन लाइट्स की। तो लाइट की स्टडी क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। उसके बाद में सेकेंड अपन इसके अंदर बात करेंगे करंट एंड मैग्नेटिज्म। करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। तो अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स और विद्युत चुंबकत्व। तो लाइट का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, सूरज लाल क्यों दिखाई देता है सुबह उठते समय, रात को सोते समय, पानी की गहराई ग्लास के डूबे हुए में कम क्यों दिखती है, वो सारा ऑप्टिक्स में। अगर अपन किसी खुले तार को झटका हाथ लगे तो झटका लग जाता है, दो चुंबक के सिरों को पास पास लाने पर वो कभी अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को धक्का देते हैं, वो सब करंट और मैग्नेटिज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है थर्ड केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर क्या है, अणुगति सिद्धांत और ऊष्मागतिकी। इसको मैं लिख देता हूं, अणुगति सिद्धांत व ऊष्मागतिकी। इसके अंदर कोई गैस का पार्टिकल है, उसको गर्म करने पे वो तेज फ्लो होता है। जैसे रसोई में खाना पक रहा है तो खुशबू यहाँ तक आ रही है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू यहाँ तक नहीं आती। उसके अंदर केटीजी के लॉजिक लाएंगे। किसी पानी को बर्फ में बदलना है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यानी कि गैस से गर्म कर रहे हैं और पानी भी उतना ठंडा है और गैस भी उतनी ठंडी है, वो आता है सारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अच्छे से रीड करना, ठीक है। अब इसके दो इंपोर्टेंट ब्रांच आती है किसी की, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स या यांत्रिकी। इसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें आती है। ये भी तो मैकेनिक्स खुद अपने आप में वेल डिफाइंड है, दो टाइप में क्लासिफाइड है। मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी, स्थैतिक व गतिक। यानी विभिन्न प्रकार की मशीनों की स्टडी, जिसमें वो मशीनें अगर रुकी हुई हैं तो उसकी गति क्या कहलाएगी, स्थैतिक, और अगर वो चल रही है तो वो क्या कहलाएगी, गतिक। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे यांत्रिकी को कुछ दो भागों में डिवाइड किया है, स्थैतिक और गतिक। गतिक का मतलब उसकी मशीनें मोशन में है, ऑब्जेक्ट में है, कोई चार्ज पार्टिकल वो मोशन में है, और अगर स्थैतिक का मतलब है रुका हुआ है। अब अपन बात करते हैं इसकी अगली ब्रांच, एस्ट्रोफिजिक्स।
अंतरिक्ष स्पेस से रिलेटेड घटनाएं इस पार्ट में अपन रीड करेंगे एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। अच्छे से ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है, लास्ट इसका टॉपिक रिलेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सापेक्षिकता, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना। जैसे अब मैं क्या करता हूं, ये दो मार्कर है, दोनों को फेंका एक जैसे एक साथ में गिरे, तो अगर मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में ये मार्कर हमेशा रुका हुआ था। क्यों? मैंने दोनों मार्कर को सेम तरीके से फेंका तो साथ में ही गिरे। तो क्या हुआ, एक ट्रेन के अंदर जैसे अपन समझते हैं कि दो यात्री बैठे हैं तो वो एक दूसरे को क्या लगेंगे, रेस्ट में लगेंगे। जबकि ट्रेन चल रही है, मैं बाहर बैठा हूं, मेरे को दोनों गति में लगेंगे। रिलेटिविटी का मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में पढ़ना। जैसे अपन सन के रिस्पेक्ट में सारे सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, तो रिलेटिविटी के अंदर अपन एक का रिस्पेक्ट में दूसरे का पढ़ेंगे। अब अपन इसमें टिकअप करता हूं कौन कौन से टॉपिक अपन के 11th में, कौन कौन से अपने 12th में, और कौन कौन सा है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक है अपना लाइट, जो है क्लास 12th में आएगा। ये भी अपने क्लास 12th में है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्लास 11th में है, जो अपन को डिटेल में रीड करना पड़ेगा। उसके बाद मैकेनिक्स भी काफी हद तक पूरा क्लास 11th में ही है। एस्ट्रोफिजिक्स अपने अभी नहीं है, नॉट इन 11th एंड 12th, ये हायर फिजिक्स की बात है। रिलेटिविटी वैसे क्लास 11th में ही है। अब मैं बात करता हूं न्यू फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है। पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन न्यू फिजिक्स की बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की क्लासिफिकेशन की। तो क्या मैं इरेज कर सकता हूं इसको? ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। न्यू फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका एटॉमिक साइंस। या फिर एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। हिंदी में नाम क्या हो गया, इधर लिख देते हैं हिंदी वाले नाम, इसी के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु भौतिकी। नंबर 2 पे है मॉडर्न फिजिक्स के चल रहे टॉपिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी। अगर अपन किसी एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अगर कोई एटम है, अपन को पता है अंदर इसका नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं, तो ये सारा किस में आएगा, ये सारा आएगा एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये सारा आ गया एटॉमिक फिजिक्स में अंदर। लेकिन न्यूक्लियस फिजिक्स के अंदर क्या आएगा, जैसे अपन केवल न्यूक्लियस की बात करें, ये पॉजिटिव है, इसका स्ट्रक्चर 4 जूम करके देखा तो अपन को पता चला कि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस तरह का नाभिक का स्ट्रक्चर है। उसके बाद में नाभिक कैसे बाउंड रहता है, नाभिक को क्यों ब्रेक कर सकते हैं, कितनी एनर्जी चाहिए, नाभिकीय बम कैसे बनते हैं, वो सारा इसके अंदर आएगा। अच्छे से इसको समझ लेंगे पर बारी बारी। अब अपन इसकी थर्ड टॉपिक पे आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स देख लिया, एटॉमिक फिजिक्स अपन ने देख लिया। थर्ड टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर फिजिक्स।
आणविक भौतिकी। अपन को पता है अणु किससे मिलके बनता है, मेड फ्रॉम डिफरेंट और सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये अणु यानी कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। एक ही प्रकार के या अलग अलग परमाणुओं से, परमाणु मैंने बताया कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव अंदर है उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाएंगे। बहुत सारे एटम्स सेम एक जैसे या फिर अलग अलग अगर आपस में जुड़ जाए तो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स की डीपर स्टडी मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर आती है। अब अपन इसको भी रेज कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, इसको हिंदी में क्वांटम यांत्रिकी ही कहते हैं या फिर क्वांटम भौतिकी भी सही रहेगा। इसके अंदर अपन क्या रीड करते हैं, इसके अंदर अपन रीड करते हैं अणुओं की संख्या पे जो डिपेंड करे। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स की है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसमें क्या है, in this branch we study about number of atoms, molecules and other, यानी वो चीजें जो नंबर्स पे डिपेंड करें वो क्वांटम यांत्रिकी के अंदर पढ़ी जाएगी। जैसे एक गैस के अणु में 6 × 10 की पावर 6.22 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल्स अणु के अंदर। ये सारे अपन जो नंबर्स पे डिपेंड करते हैं वो सारा क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिजिक्स का क्लासिफिकेशन पूरा होता है ये। अब स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका, मॉडर्न फिजिक्स ही है। अब वापस इसको इरेज कर रहा हूँ। अब फिजिक्स का क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, इसके अंदर कोई नई नॉलेज डिस्कवर कैसे होती है और चैप्टर को एंडिंग की ओर लेके जाते हैं। ऑलमोस्ट अपना आधा चैप्टर कवर हो चुका है। अब अपन न्यू टॉपिक पे पढ़ते हैं। हाउ टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक, how to include new और विज्ञान या भौतिकी के नए नियमों को इन आवर स्टडी, नियमों या सिद्धांतों को कैसे निकाला जाता है। कि साइंस के अंदर अपन न्यू नॉलेज कैसे लाते हैं, कि साइंस के अंदर हाउ टू इंक्लूड न्यू नॉलेज ऑफ साइंस और फिजिक्स इन आवर स्टडी। अपन जो स्टडी कर रहे हैं ये आज से कई सौ वर्ष पहले, कुछ तो हजारों वर्ष पहले डिस्कवर हो चुका है। तो न्यू नॉलेज अपन लाते हैं कहां से, कैसे इंक्लूड करते हैं। तो न्यूटन बाबा जैसे एप्पल को देखा था तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन।
मीनिंग क्या होता है ऑब्जर्वेशन का? ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान पूर्वक देखना व सीखने की कोशिश करना। किसी भी चीज को एकदम कंटिन्यूस फुल नॉलेज के साथ में देखना और उसे सीखने की कोशिश करना कि अपन इससे कुछ सीखेंगे। सीख पाए नहीं पाए वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद में क्या आता है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या, इसका मतलब क्या है कि अध्ययनरत प्रयोग। अध्ययनरत प्रयोग मतलब जो भी सीखा उसे प्रयोग से सिद्ध करने की कोशिश करना। साइंस में सारी चीजें कोशिश पे ही डिपेंड है। उसके बाद में क्या है? थर्ड स्टेप, हाउ एंड व्हाई। जो भी अपन ने देखा, जिसके बारे में अपन ने प्रयोग किया, वो क्यों हुआ एंड कैसे हुआ। क्यों व कैसे। जो अपन ने देखा, जो सीखा, सीखने के बाद जो एक्सपेरिमेंट किया, वो कैसे और क्यों हुआ। और फिजिक्स मैथ की तरह होती है, तो उसके बाद में अगर अपन ने कर लिया, प्रयोग अपना ठीक हो गया, हर एक स्टेप का सेकंड स्टेप तभी हो पाएगा जब ऊपर वाला स्टेप अपन को पता चला। अब इसका हाउ एंड व्हाई अपन को पता चल गया, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला, गणितीय सूत्र निकालना पड़ेगा। किसी भी चीज का गणितीय सूत्र आने के बाद में अपन को क्या करनी पड़ेगी? उसके बारे में प्रिडिक्शन, कल्पना है कि इससे अपन ये कर सकते हैं। क्या निकालनी पड़ेगी? प्रिडिक्शन। देखो इसको ध्यान से, कल्पना है। जैसे न्यूटन ने एप्पल गिराया, उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी कि अब हर वस्तु नीचे गिरेगी। उन्होंने तो देखा था एप्पल, अब ये है कि ये भी नीचे गिरेगी। ये पेन है, ये भी नीचे गिरेगा। न्यूटन बाबा ने एक बार बता दिया, उसके बाद उन्होंने प्रेडिक्शन की अर्थ पर जो भी चीजें हैं वो नीचे गिरेगी। तो अर्थ तक तो वैलिड है, हर चीजें एक लिमिट तक वैलिड होती है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन लिमिट, वेरिफिकेशन। अब ये शुद्ध हो चुका है, अगर पास हुआ तो ठीक है कि सत्य है या नहीं। सत्यापन में क्या है? सही या गलत। अगर अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है साइंस के अंदर, सही एक्सपेरिमेंट भी अपन को पढ़ना पड़ता है, और कोई साइंटिस्ट का अपन को गलत एक्सपेरिमेंट भी अपन रीड करते हैं। गलत हुआ तो क्या गलतियां लगी। अब ये तो होती है कोई भी नई नॉलेज को ऐड करने। इन सब चीजों को प्रूव होने के बाद वो नॉलेज, वो एक्सपेरिमेंट, वो थ्योरम, वो फॉर्मूला अपनी बुक में प्रिंट होकर आता है और नाम से आता है। किसके नाम से आता है? साइंटिस्ट के नेम से आता है। उसके बाद में क्या प्रिंट हो गया, साइंस किताबों में प्रिंट हो गई, तो अपन कैसे रीड करेंगे? इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में अपन आता है हाउ टू स्टडी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की अपन साइंस की स्टडी कैसे करें, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
अब चैप्टर 1 का ही अगला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। मूलभूत बल। बल क्या होता है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद में इसके टाइप पे आते हैं। किसी वस्तु का समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट the rate of change of any object, the rate of change of momentum of any object with respect to time is called force। इसके बारे में अपन चैप्टर 2 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। बस अभी ध्यान मेरे को मोमेंटम क्या होता है, संवेग या मोमेंटम होता है द्रव्यमान इनटू वेग। इसको P से बनाते हैं m इनटू V। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है फोर्स। फोर्स को दिखाते हैं F से, तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए भी वैलिड है। तो dp अपॉन dt इक्वल टू d बाय dt mv। इस फॉर्मूले को खोलने पर कैसे खुला जाता है वो अपन सेकेंड चैप्टर में डीप डिटेलिंग करेंगे। आएगा m dv बाय dt प्लस dm बाय dt इंटू v। नोट किया जाए अभी इसको अपन जीरो लेते हैं क्योंकि मास में कोई भी मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के मास में चेंज नहीं होता है, और ये होता है अपना फोर्स। तो यहाँ पे तो आ गया F, फोर्स की जो वैल्यू है m का m dv अपॉन dt होता है a एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया ma। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया ma। dm अपॉन dt होता है 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट। F इक्वल टू ma फोर्स का फॉर्मूला है, याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F इक्वल टू ma। अब अपनी प्रकृति में बल होते हैं। बल के प्रभाव में क्या होता है, जैसे कोई अपन को बल लगाया, धक्का दिया, ये चला गया, ये मैंने बल लगाया इस पे, ये आराम से रुका हुआ था, बल लगाया चला गया, स्क्रीन के आगे से चला गया। इन सब चीजों को अभी मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ, बल लग रहा है, बट इसमें इसके मोमेंटम में चेंज नहीं है, तो अपन उसको फोर्स नहीं बोलेंगे। इन डेप्थ फोर्स लग रहा है, इसको फेंका, तो फेंकने के लिए मेरे को फोर्स की आवश्यकता होगी। जो ताकत है, फोर्स है, वो होता है बल। द रेट ऑफ चेंज, जो इसके मोमेंटम में चेंज कर दे, यानी कोई बॉडी मोशन में हो तो उसके मोशन को चेंज कर दे, या तो उसको रोक दे या उसको और तेज या धीमे कर दे। कोई गाड़ा जा रहा है, कोई गाड़ी निकल रही है, उसको मैंने पकड़ा, ठीक है, गाड़ी को मैंने पकड़ा या ब्रेक लगाई तो वो रुक गई, उसके मोमेंटम में चेंज हुआ, मैंने फोर्स लगाया, उसके मोमेंटम में चेंज हुआ, वो फोर्स हुआ। अब अपने यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस हैं, फोर्स को डिटेल में समझा, अपने यूनिवर्स में जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं उनको केवल 4 भागों में बांटा गया है। 4 ही टाइप के फोर्सेस हैं। अब अपन इसको ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। यही हेडिंग चल रही है, ऐसे ये अपन चैप्टर कर रहे हैं और अच्छे से फर्स्ट चैप्टर बच्चों कोई नहीं करवाता, मैं इतना डिटेल में करवा रहा हूँ। आपको एक लेक्चर के अलावा दूसरे वीडियो की आवश्यकता ही नहीं होगी, मैं कंप्लीट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ।
मैं वीडियो बनाने में टाइम इसीलिए लेता हूं क्योंकि मैं पूरा कवर करने की कोशिश करता हूं कि जितना आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। चार प्रकार के होते हैं, चारों के नाम लिख देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। मैं जब लिया तो एक फोर्स लगा रही है जिसमें उसने मेरे को खींच लिया, तो जो अर्थ पे लगता है या दो मासेस के बीच में लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। अपन इस पे भी आएंगे चारों पे, पहले चारों का ट्राइब देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल। लास्ट और लीस्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल। बच्चों वीडियो के बीच में बता दूं कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फैन ऑफ रखना पड़ता है, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को शेयर करें, इसकी इंपोर्टेंस को समझे। इन डीप डिटेलिंग अब अपन चारों चीजों को समझते हैं। मैं ये वर्ड बोलना नहीं करता, प्लीज बट हेल्प करो। अंदर से आना चाहिए कि वीडियो किसी के काम आ रहे हैं और वापस वीडियो पे रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो अपन जब बात करते हैं चार ही टाइप के फोर्स है, चारों के नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लिए, बारी बारी सबको समझते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। बारी बारी सबके बारे में लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। This force acting between two point masses and it's always attracting nature। जैसे दो मासेस पड़े हैं m1 m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा Fg ग्रेविटेशन फोर्स, ये होगा g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अंदर अपन डीप डिटेल में जाके इसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला जरूर लिख लिया जाए, ठीक है। दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इट्स ऑलवेज अट्रैक्शन नेचर। लिख देता हूं, ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे अर्थ अपन को अपनी तरफ खींच रही, तो हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाँ, अपनी पावर अर्थ के मुकाबले बहुत कम है, अपन को दिखता नहीं, वो भी निकलने का फॉर्मूला है, अपन निकाल लेंगे। यह बल सदैव दो बिंदु
द्रव्यमानों के बीच लगता है, साथ ही यह आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में 2 स्टार पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, ये वीकेस्ट फोर्स है, यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स है। यह सबसे वीक यानी कि दुर्बल बल है। और ये लगता किसी दूर दूर है, अर्थ और सन के बीच में लग रहा है, तो इसकी परास यानी कि इसकी रेंज क्या है? मैक्सिमम। इट्स रेंज, हिंदी में बोले तो परास इज मैक्सिमम एंड इंफिनिटी। वो मैक्सिमम होके कितनी हो रही है? इंफिनिटी। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बच्चों आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। उसके बाद में अपन आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। एकदम डिटेल में अपन हर चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो की लेंथ जरूर लंबी होगी, लेकिन एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो ज्यादा बड़ा लगे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं काफी फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, वो आपकी थिंकिंग पे है। नेक्स्ट था, अपन ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड था the force due to produced by or electricity or magnet is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वह बल जो विद्युत धारा या चुंबकीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न हो, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसमें दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लिखाता हूं। विद्युत बल F इलेक्ट्रिक, विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका फॉर्मूला हो गया F=KQ1Q2/R²। वैसे ही चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक इक्वल टू
F magnetic equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आते हैं अपन आगे हायर क्लासों में पढ़ेंगे। अब अपन साथ में इनको एक फॉर्मूला की तरह लिख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके भी स्टार पॉइंट, किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण स्टार पॉइंट। यह बल प्रबल नाभिकीय बल के बाद सबसे प्रबल बल है। पहला पॉइंट है दिस फोर्स is less than a strong nucleus force, but it's strong from others. This range is also infinite. इसकी भी परास अनंत है। इसकी भी परास क्या है, इन्फिनिटी। अब अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अच्छे से, अपन थर्ड पे आते हैं। प्रबल नाभिकीय बल, यह नाभिक के अंदर लगने वाला बल है जो प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने का कार्य करता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बताई थी, पॉजिटिव न्यूट्रल 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 पॉजिटिव न्यूट्रल। ऐसा करने पर ये दोनों एक पॉजिटिव पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो इनको बांधने का काम करता है, जो इनको बाइंड करता है, इनको टूटने नहीं देता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। This force work in the inner portion of nucleus and work to
found the proton and neutron in न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम करता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टार पॉइंट it is the strongest force स्टार पॉइंट है यह सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे प्रबल बल है। यह स्टार पॉइंट 1 हो गया। 2 यह नाभिक के अंदर लगता है, अतः इसकी परास बहुत कम 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। अब क्या ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है और लगता है इसमें न्यूक्लियस कुछ छोटा सा होता है, उसके अंदर लगता है, यानी कि उसको बांधे रखने का मतलब, यानी इसकी रेंज जो है, इसकी कैपेसिटी जो है एक्सपेंड होती है वो बहुत कम है, 10⁻⁻15 मीटर तक है। इट्स वर्क इन न्यूक्लियस so its range is minimum and 10⁻⁻15 meter. The last or the least force है weak nucleus force। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अपन बात करते हैं लास्ट फोर्स पे। दुर्बल नाभिकीय बल। जब किसी एटम, अपन ने एटम का स्ट्रक्चर देखा था, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री फॉर मूविंग इन सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फ्री है, केवल इतने ही फ्री है, ये ध्यान रखो। तो इनको क्या एनर्जी देके निकाला जा सकता है थ्रू हीट। इसको समझो, अपन क्या करें, इसको हीट देके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में एक और निकलता है, बीटा पार्टिकल। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो किसी परमाणु को ऊष्मा देकर इलेक्ट्रॉन
के निकलते समय एक और कण जिसे बीटा कण कहते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स दी ऑलवेज अट्रैक्शन इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्शन इन नेचर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स में भी क्या होता है, केवल अट्रैक्शन, और वीक न्यूक्लियस के अंदर जो अपन देखेंगे अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो किसी परमाणु को उसमें देगा इलेक्ट्रॉन निकालता है तो एक और कण निकलता है जिसे बीटा कण कहते हैं। बीटा कण कहते हैं। बीटा कण तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, बीटा कण से इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो ये डायग्राम बनाए लो, प्लस ये इलेक्ट्रॉन मूविंग है, उसके बाद क्या हुआ, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कैसे, हीट देने पे, हीट देने पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हुआ, जीरो बीटा, पॉजिट्रॉन भी साथ में निकला। ये प्लस का होता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कहलाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स बिटवीन electron and beta particle is known as weak nuclear force। अब इसके भी स्टार पॉइंट लिखेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए विद डायग्राम। स्टार पॉइंट 1, यह दुर्बल बल है। इट इज अ वीक फोर्स। इसकी परास बहुत कम होती है। इट्स रेंज इज मिनिमम। मेरे को पक्का याद नहीं है, शायद इसकी रेंज जो है वो होती है 10⁻⁻16 मीटर की। चेक कर लेना, आप एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको टेबल। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसको अच्छे से नोट कर लिया जाए। इसी के साथ पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कवर होता है। एक लास्ट टॉपिक है जो अपन देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, संरक्षण की। पावर ऑफ फोर्सेस। अभी मैंने बताया सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस। उसके बाद में कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये ध्यान रखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट एंड लीस्ट ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कमजोर है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सबसे कमजोर है, यानी अगर अपन इसकी पावर को 1 माने
तो ये रेशियो चलेगा 1 रेशियो, ये इससे 100 टाइम कमजोर है। उसके बाद में ऐसे ही चलता रहेगा, ये इससे 10⁻³ टाइम और ये इससे 10⁻³ टाइम। ये इन फोर्स का रेशियो है, इसका पावर का। एक और अपन देखते हैं कि रेंज का रेशियो, ठीक है ना। रेंज तो अपन ने देखा था कि इन दोनों की रेंज क्या है, एफ ग्रेविटेशन इंफिनिटी रेंज है और एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद में इसकी है 10⁻⁻15, तो एफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस। उसके बाद मानती है एफ वीक न्यूक्लियस। ये चीजें कई बार कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है और बच्चों की गलत होती है। इसको अच्छे से नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और सबसे याद करने लायक सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ इस चैप्टर में कुछ है तो बस ये टेबल है। इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो। उसके बाद आता है अपन संरक्षण के सिद्धांत पर। इस टेबल को अच्छे से नोट करके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आता है कंजर्वेशन के सिद्धांत पर। फैन ऑन रहा तो थोड़ी आवाज गड़बड़ हो सकती है, वापस ऑफ कर दिया गया है, गर्मी हो गई थी। आपको पता है वीडियो की लेंथ काफी लंबी होती जा रही है। अब लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ। संरक्षण के सिद्धांत। इसके अंदर सबसे पहला है मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण। The mass of any isolated system remain constant, so mass cannot be produced and not be destroyed। ये मास कंजर्वेशन का प्यारा सा लॉ है। सारे लॉ इसी तरह है, बस वहां पर मास की जगह ये नाम चिपकाना है। तो क्या है, किसी विलगित निकाय का, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जिससे ना तो मास का ट्रांसफर किया जा सकता है, ना हीट का, ना एनर्जी का। किसी विलगित निकाय यानी ना तो ऊर्जा का ना द्रव्यमान का लेन देन किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, अतः द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। मास कंजर्वेशन के बाद में सेकंड पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यानी कोई सिस्टम है, पैक पड़ा है, आज इसके अंदर मान लो कि 2 kg
शुगर है और मैंने इसको पैक कर दिया कंक्रीट की दीवार में, तो आज से 1000 साल बाद भी अगर मैं इसके अंदर से शुगर निकालूंगा तो मेरे को पूरी 2 kg शुगर मिलेगी। ये आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? अब ना तो इसको अपन हीट दे सकते हैं या ना कोई अदर एनर्जी, देने पे भी लेगा नहीं ये सिस्टम। ना आप इसके अंदर और चीनी डाल सकते हैं, इसका मतलब अपन और क्या नहीं दे सकते, मास भी नहीं दे सकते। ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट के लिए ले जाइए। अब आता है सेकंड नियम है एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण। तो यहां पे क्या कर देंगे अपन, एनर्जी कर देंगे। यहां पे क्या कर देंगे, ऊर्जा कर देंगे, सेम। हाँ, स्टार पॉइंट इसमें ये जरूर आएगा, ENERGY, एनर्जी कैन बी चेंज into one form to another form। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। ये स्टार पॉइंट है, एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। उसके बाद में आता है थर्ड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। एनर्जी कंजर्वेशन इतना ही। थर्ड आता है मोमेंटम कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट है ये सारे, कोई नहीं लिखवाने वाला, पहले कह रहा हूं, इसको अच्छे से नोट कर लिया जाए। सामवेग संरक्षण। यहाँ पे क्या करते हैं, मोमेंटम। The momentum of any isolated system cannot be produced, remain same इसको थोड़ा अलग लगता है, मोमेंटम वाले को थोड़ा सा अलग नियम है। रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम, till external force is not applied। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, द मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम तब तक सेम रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहेगा। सारे नियम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिखते जाओगे और ये चैप्टर अपना होगा। किसी विरगित निकाय का संवेग सदैव संरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। बच्चों ऐसे ही बुक्स में अगर दूसरे संवेग
दूसरे संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन के लॉ मिलते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पूरा होता है। इसी के साथ चैप्टर 1 का ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाता रहूंगा और आपकी स्टडी में हेल्प करता रहूंगा। वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है, कभी वीडियो आने में देरी हो सकती है, वो सारे टेक्निकल इश्यूज के अंदर है। अगर आपका मोटिवेशन मिलता रहा